लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, यही तो पुट करना है तुमको। तो इसमें क्या दिक्कत है? मास तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है, तो ये सारा ऐसा यूनिट में लेते हैं। 200 इंटू 10⁻³ kg हो गया। और स्पीड कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी? 5 बोलो। किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर दिया हुआ है। मीटर पर आवर। तो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर आवर में दिया है। तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 होता है। तो 5 बाई यस थर्टी सर। सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ऐसा ही यूनिट वाला वैल्यू यूज करोगे यहाँ पे। पुट करो अब। सॉल्व करना है इसको। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और नीचे मास का क्या आ जाएगा? मास हो गया 200 इंटू 10⁻³ और ये 5/3600 मीटर पर सेकंड। यस सर, बन जाएगा। तो बस यही पुट करना है तुमको। सर 67 का आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर गलत दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है बताओ। सर मेरा आ रहा है 1/2m√h/2π। हम्म। कौन सा क्वेश्चन? 67। 67। चलो देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है डेल्टा एक्स, ये है 2 टाइम्स अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम पी के। तो यहाँ क्या पूछा गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स डेल इंटू एक्स डेल इंटू पी। डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। यस सर। ये होता है ना। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी तुमको पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू डेल्टा वी, इसको लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये किसके टर्म में पूछा गया है तुमको? वेलोसिटी के टर्म। अच्छा नहीं, अनसर्टेनिटी किसका निकालना है हम लोगों को? वेलोसिटी का निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए अनसर्टेनिटी कितना आता है? यहाँ पे डेल्टा, ये फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी पुट करोगे, है ना। दैट इज इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू h/4 पाई m आता है। अब यहाँ पे रिलेशन तो हमको दिया ही है ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में रिलेशन तो दिया गया है। क्या रिलेशन यस दिया सर। गया है? तो डेल्टा वी के जगह पे या फिर डेल्टा एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो, क्योंकि हमको वी निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा एक्स को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो तो। डेल्टा एक्स को हम लोग 2m इंटू डेल्टा वी पुट कर सकते हैं। यस सर। और इंटू डेल्टा वी तो यहाँ पहले से है, और ये h/4 पाई m। तो डेल्टा वी का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया? h/4 इंटू 2, 8। 8 पाई8πm²। m स्क्वायर। तो डेल्टा वी निकालना है यहाँ पे। तो डेल्टा वी का स्क्वायर ये इतना आया है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा वी अंडर रूट ले लोगे उसका, अंडर रूट ऑफ h/8 पाई m²। तो इसी को कर लो अब, किस फॉर्म में वो मॉडिफाई कर सकते हो। सर 1/2m√h/2π है। हाँ, 1 बाई ये आ जाएगा, 2√2 आएगा ना अंडर रूट ये 8 का। तो 1/2m को बाहर कर लेते हैं और ये अंडर रूट h/2 पाई अंदर बच जाएगा। यही हो गया। सर यही मेरा भी आया था आंसर में, ये नहीं है ऑप्शन में कहीं भी। h बार के फॉर्म में दिया हुआ है ना आंसर, हाँ। तो यही चीज है ना, ये बताए थे तुम लोगों को। h बार इज इक्वल टू h/2 पाई होता है ना। तो h/2 पाई को हम लोग रिप्लेस यस भी सर। कर सकते हैं। तो ये तो बताए ही हैं तुम लोगों को, अंडर रूट ये h बार। तो है तो आंसर ये।
ऑप्शन सी तो है। यस सर। तो ये तो बताए थे ना, एच बार को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एच बार इज इक्वल टू एच बाय 2 पाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। यस सर। तो 68। 68 वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मास दिया हुआ है इतना, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, क्या निकालना है वेवलेंथ। तो उसमें तुमको यूनिट वही तो अभी जैसे वो वाला बताए थे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 मीटर पर आवर था, तो उसमें तुमको सारा जो वैल्यूज है वो एसआई यूनिट में पुट करना है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुमको स्पीड जो दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको बदल के तुमको मीटर पर सेकंड में लेना होगा। और मास का एसआई यूनिट तो केजी में दिया ही है, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट, सारा वैल्यूज एसआई यूनिट में लेना है। बस उसके बाद पुट करो, फॉर्मूले में आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी में, ठीक है। यस सर। सारे वैल्यूज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। 71। 70। सारा क्वेश्चन पूछते जाओ तुम लोग, एक एक क्वेश्चन। If the radius of the first Bohr orbit is x, then the de Broglie wavelength of electron in the third orbit is nearly. अरे यार, तो इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को बताओ तो। वेवलेंथ निकालना है, किसका निकालना है वेवलेंथ। तो यहाँ से तो तुम लोग को रिलेट कराए ही थे ये फॉर्मूला, जैसे 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, ये बताए हैं। यस सर। तो यहाँ से तुमको लेमडा निकालना है थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए लेमडा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाय, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ आर एन जो लेना है ना तुमको, थर्ड ऑर्बिट एन का वैल्यू ये 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा गया है तो। और आर एन जो लेना है तुमको वो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट दिया हुआ है, लेना है। तो तुमको यहाँ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है एक्स, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट नहीं निकाल सकते हो। यस सर। एक्स के टर्म में। सर निकल जाएगा। तो वैसे कंपेयर कर ले, यहाँ पी क्या दिया हुआ है, एक्स के टर्म में ही आंसर आएगा, ठीक है, वो कर लेना। और क्या पूछ रहे थे, 70 1। मेजरमेंट। अरे इस टाइप का क्वेश्चन कराए भी थे उस दिन क्लास में। क्लास के क्वेश्चन भी ढंग से नहीं करते हो। मास दिया हुआ है 200 ग्राम, तो इसको केजी में बदलोगे, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। वेलोसिटी v जो दिया हुआ है ये है 10 मीटर पर सेकंड। और डेल्टा v कितना हो जाएगा, ये बोला गया है कि एरर कितना है मेजरमेंट में, अनसर्टेनिटी कितना है, 0.1% का है। तो इसका मतलब 0 पॉइंट डेल्टा v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1% ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो 0.1% कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड का, 0.1 बाय 100 ये होता है ना, इंटू 10। ये कितना हो जाएगा, एक एक कैंसिल आउट हो गया, 10 टू द पावर -2 हो गया। तो अनसर्टेनिटी जो आया ये 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आया ये। तुमको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है ना, तो डेल्टा एक्स निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला बताया ही है, डेल्टा यस सर। एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। तो यहाँ पे डेल्टा वी पता चल गया, डेल्टा एक्स निकालना है, तो एच बाय 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। सारा वैल्यूज तो पता ही है, हो जाएगा ना। यस सर। सर एरर को अनसर्टेनिटी बोलते हैं ना, हाँ, वही नहीं पता था। 105। which of the following transition neither shows absorption nor emission of energy in case of hydrogen atom। तो आइदर एब्जॉर्प्शन या एमिशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आइदर
लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में जाए, अगर लोअर एनर्जी वाले से हायर में जाएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा है, तो वहां पे एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हायर से अगर लोअर पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, 3p से 3s। अच्छा, सारा थर्ड शेल के बारे में बात किया है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बताए थे कि जब तक शेल नंबर चेंज नहीं होगा तब तक उसके ऑर्बिटल्स का एनर्जी चेंज होगा क्या? नो सर। तो अगर ऑर्बिटल्स का मतलब थ्री का एस का जो ऑर्बिटल है, थ्री के पी का जो ऑर्बिटल है, और थ्री के डी का जो ऑर्बिटल है, सभी का एनर्जी क्या होगा वहां पे, सेम होगा। इक्वल होगा। तो ये तो बताया ही था ना सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो सबका एनर्जी इक्वल हो जाएगा। तो एनर्जी इक्वल है तो वहां पे कोई भी थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा है तो वहां तो एनर्जी का कोई डिफरेंस है नहीं, है ना कोई भी डिफरेंस। तो वहां ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना ही एनर्जी लूज होगा। तो सारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। यस सर। दो ही लोग को डाउट है, बाकी और लोग क्या कर रहे हो, नहीं बनाए हो क्वेश्चंस? दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर दिख रहा है चलो। और सर। 120 120 टोटल नंबर ऑफ, इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को, ये नहीं निकाल सकते हो? सर एक्सप्रेशन ये निकालना है। सिग्मा दिया रहता है ना, ये वाला नहीं आता है हमको। सिग्मा मतलब समेशन होता है, सारे शेल को जोड़ोगे। सर सिग्मा बता मतलब दीजिए। यहाँ पे किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो For किसके लिए नहीं? calculating expression for calculating total number of electron in any energy level. एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी शेल में? तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से इसको रिलेट करना है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से ये क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इसको। मतलब किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर टोटल, हाँ टोटल ऑर्बिटल्स का तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे। किसी भी शेल में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो वो कैसे निकालते थे, वो फॉर्मूला रिलेट करना बताए थे ना एजीमुथल क्वांटम नंबर से। 12+1 होता है, यस सर। देखो तो Yes ये sir. बताए थे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर सबशेल में अगर तुमको पता करना है तो हम लोग 12+1 फॉर्मूला यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। जैसे एस के लिए निकालना है, एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है ना। तो 2 × 0+1 पुट करोगे तो वो हो गया 1 हो गया। एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 हो गया। पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होता है, तो पी के लिए एल का वैल्यू 1 है, तो 2 × 1+1 पुट करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर डी में निकालना है तो 2 × 2+1 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या बता Yes. रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है। अब हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सर 2। 2। तो ये अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 × 2l+1 ये क्या दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी पर्टिकुलर, किसमें, सबशेल में। सबसे। तो किसी पर्टिकुलर सबशेल में इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबशेल में मतलब, हाँ सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने दे देंगे। अब अगर उस शेल में एक से ज्यादा सबसेल होगा तो सबसेल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है बताओ? अगर सेल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो सबसेल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा?
ये सबसेल देखो एस से ही स्टार्ट होगा ना, दूसरा पी होगा, तीसरा डी होगा और चौथा एफ होगा, ठीक है। तो ये एल का वैल्यू तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, यस सर। जीरो से ही स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकता है? एन का वैल्यू जो है ये हम लोग देखे थे जीरो से कहाँ तक वेरी करता है, सॉरी एन का नहीं, एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? जीरो से n-1 तक वेरी करता है, यही वेरी करता है ना एल का वैल्यू, यस सर। जीरो से n-1। तो n के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जीरो से l+1 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सिर्फ हमको l के टर्म में बात करना है, तो यहाँ पे समेशन हम लोग लेंगे, समेशन अंडर रूट, ये सॉरी अंडर रूट बोल रहे 2l+1, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये वाला पार्ट है 2l+1, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया किसी पर्टिकुलर सबसेल में। अब ये सबसेल को कहाँ से वेरी करवाओगे? जीरो से लेके कहाँ तक वेरी करेगा ये? l इक्वल टू n-1 तक, क्योंकि हमको पता है कि किसी पर्टिकुलर सबसेल या किसी पर्टिकुलर शेल में सबसेल कितना हो सकता है, जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम होता है ना। यस सर। एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? जीरो से n-1 तक ही वेरी करता है, तो एल जीरो से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे उन सभी का ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएगा, तो ये टोटल सम दे देगा, ठीक है। तो ये समेशन है, मतलब ये पहले क्या होगा, पहले एस के लिए कैलकुलेट करेगा, उसके बाद पी के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डी के लिए, अगर एफ है तो एफ के लिए, ठीक है। तो यही वाला हो जाएगा। यस सर। समझ में आया कि नहीं कैसे किए? यस सर, समझ गए। हाँ, तो बस उसको तुमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी ये सब तो बता ही थे फॉर्मूला। यस सर, बताए थे। और बोलो। सर एक्सरसाइज 3 का नंबर 1। टाइम पीरियड 2 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हो? सर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल टू 1/2, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। In a time period of 2 seconds, the following wave pattern is observed. Then the frequency of wave in hertz. तो सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज दोनों तो सेम ही है ना? यस सर। तो 1/2 ये 0.5 होना चाहिए ऑप्शन। चलो ठीक है, इसको देख लेंगे क्या है इसका करेक्शन। ठीक है सर 98। 98 कौन से एक्सरसाइज में? सर 2 98 6:45। नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल वाला ही ना? यस सर। नंबर ऑफ सबसेल ऑफ n+1, n+1 है 1 या है, n? एल है। n प्लस नंबर ऑफ ऑल सबसेल्स, अच्छा ये n+l है। सर, एल है। n, एल हाँ से आ रहा है ऑप्शन है। हाँ, n+l का वैल्यू ये 7 दिया हुआ है, तो इसके लिए निकालना है कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे जिसके लिए पॉसिबल होगा ये। तो n+l 7 किसके किसके लिए पॉसिबल हो सकता है? तो टोटल नंबर तुमको पॉसिबिलिटीज निकालना है, सर निकल जाएगा। काउंट कर लोगे ना, वो जितना भी टोटल पॉसिबिलिटीज आएगा वो काउंट कर लेना। ऑल सबसेल्स निकालना है किस, n+l है वो, 1 नहीं है। सर 87।
87. Any NF orbital can accommodate up to F ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14. हाँ, तो एनी एन एफ ऑर्बिटल है, तो समझ में आ रहा है? एक ऑर्बिटल के बारे में बात किया जा रहा है, पूरे एन सबशेल के बारे में नहीं, एफ सबशेल के बारे में बात नहीं हो रहा है, एफ के एक ऑर्बिटल के बारे में बात हो रहा है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2. 2, तो 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन या अपोजिट स्पिन? अपोजिट स्पिन. अपोजिट स्पिन, तो वही हो जाएगा। किसी एक ऑर्बिटल के बारे में पूछा जा रहा है ना, या पूरे सबशेल का कैपेसिटी नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। और सर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 10. In a compound FeCl2, the orbital angular momentum of last electron in its cation and magnetic moment of this compound are. तो FeCl2 में कौन सा आयन है? कैटायन कौन सा है बताओ तो, बोलो। सर Fe. सी. अरे कैटायन पूछ रहे हैं। सर Fe. Cl होगा. वाह, Fe2+ यहाँ पे कैटायन है। यस सर. अच्छा, ठीक पॉजिटिव है, वाले को बोलते हैं कैटायन. यहाँ पे क्या दिया गया है? इसका पूछा गया है सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताए थे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? √L/L+1 और h/2π, यही था। तो इस यस फॉर्मूले सर. में पुट करने पे तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और निकालना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू के लिए तुमको बताए थे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन √n × n+2। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? पहले बताए थे आयंस का लिखने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल एटम का लिखोगे, उसके बाद ही हम लोग सर उससे आर्गन. आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4s वाला तो निकल 4s. जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, यस सर. 4s से ही निकलेगा ना, और बच गया सिर्फ 3d6। यही होगा। यस सर. तो अब देखो, इसका अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ये इसमें देखोगे 3d, डी वाले सबशेल में है। अगर डी में ड्रॉ करोगे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल। तो सब में पहले एक एक गया, और उसके बाद एक का पेयरिंग हो गया। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से सबशेल में प्रेजेंट है? डी सबशेल में ही है। तो डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? सर +2. 2। तो 2 वहां पे पुट कर दो, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? √2 × 2+1, और ये 2 × 3/h, √6 × h/2π। तो ये पहला हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए पहले n चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? सर 4. 4. 4। तो ये 4 × 6 बोर मैग्नेटॉन आ गया। नहीं कर लोगे? √24 हो गया बोर मैग्नेटॉन। ये तो पूछा गया था। यस सर. और क्या है? सर 11. क्यों ये सब पूछते हो? ये रिलेशन तुम लोग सर को सारा बात हाँ सर. बता, सर काइनेटिक। एनर्जी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना वेवलेंथ का। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या बताए थे? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m के, यही था ना? यस सर। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन था। अब यहाँ पे किसको किसको कंपेयर करना है हमको? सबका देखो, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल है। तो इसका एनर्जी जो दिया गया है ये 16 ही है। प्रोटॉन का एनर्जी है 4e और अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है e। तो उसके वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। तो यहाँ पे इनका मास भी तो वेरिएबल होता है ना। मास का रेशियो, इन तीनों के मास का रेशियो क्या हो जाएगा? अल्फा का, ये इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लोग बिल्कुल नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं ना। तो यहाँ पे ये रिलेट कर लो ना, जिसका नहीं कर लोगे? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? देखो यस यहाँ सर। पे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो इन पहले दो दो करके करना है। यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का करोगे तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास में क्या डिफरेंस है? अल्फा पार्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं? हीलियम 24 को बोलते हैं, यही यस है सर। ना? डबली चार्ज हीलियम एटम को हम लोग बोलते हैं। इसी के ऊपर अगर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? जो हीलियम का मास है वही अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 लिखे हैं तो मतलब 4 AMU है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल का मास हो गया 4 AMU। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 AMU। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो मतलब प्रोटॉन जो है ये अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा। मास ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये लिख सकते हैं हम लोग? बताओ। यस यस सर सर। लिख सकते हैं। हाँ, तो ये इनके मास का रिलेशन आ गया हमको और इनके काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया। तो रेशियो से इसका नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसके लिए? पहले लेमडा निकालोगे प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा? एच बाय अंडर रूट 2। यहाँ पे रहने देते हैं हम लोग, मास ऑफ प्रोटॉन ही रहने देते हैं, और एनर्जी इसका कितना है प्रोटॉन का? 4e है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 2 हम लोग निकाल ले रहे हैं अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल के एच तो वही रहेगा अंडर रूट 2 इंटू, देखो m अल्फा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? अंडर रूट 4 मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर सकते हैं। यस सर। और एनर्जी के लिए यहाँ पे ई पुट करेंगे। अब इन दोनों का रेशियो लेके सॉल्व नहीं कर सकते हो? यस सर। रेशियो हो रेशियो ले जाएगा। लोगे ना इन दोनों का, तो उसमें जो जो कॉमन वाला टर्म हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देख लो, करके बता दे रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ भी कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा इधर? लेमडा पी बाय लेमडा अल्फा क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? देखो जो जो कांस्टेंट है यहाँ पे है अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 8 और एम पी ई है। और यहाँ पे अंडर रूट ऊपर क्या हो गया? 8 MP। सेम ही रेशियो आ गया क्या दोनों का? यस सर। नो यस सर सर। सेम। MP फूड। तो 4 into 2 दोनों में तो 8 ही आ रहा है ना। यस सर सेम आएगा। हाँ, तो मतलब सेम हो जाएगा फिर। मतलब इन दोनों का सेम होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा पार्टिकल ये दोनों का तो सेम होगा। अब इसको हमको कंपेयर करना है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ये क्या है? बिल्कुल नेग्लिजिबल। इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो छोटा वैल्यू है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? क्योंकि मास के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना वेवलेंथ। यस सर।
तो मास अगर बहुत ही छोटा है वो तो कंपेयर ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को जब कंपेयर करते थे तो क्या प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे उसके मास को, करते थे ना, उसको तो यस सर। कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो मास इतना छोटा है कि उसका डिनोमिनेटर बहुत ही छोटा वैल्यू होगा। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू वो जो होगा, मास बहुत कम है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अगर कंपेयर करोगे तो, देख लो। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों का बराबर होगा। सर ऑप्शन ए हो जाएगा तब। हाँ, ऑप्शन ए सर हो बी। जाएगा। बी कहाँ से? बी में तो इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा दिया गया है ना। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि मास उसका सबसे कम है, नेग्लिजिबल है मास। यस सर, ए होगा। मेन यही दोनों का तुम लोगों को कंपेयर करना था, इलेक्ट्रॉन का तो ऐसे ही वो तो होगा ही। और क्या है? 40 नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 40। If the nodes at infinity are not neglected, what is the total number of radial and angular nodes of 5f orbital? तो ये तो फॉर्मूला बताए ही थे, फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट। बताया था ना, 5f के लिए तुमको निकालना है। तो पहले रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा? रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या था? n माइनस एल माइनस वन। और एंगुलर नोड किसके इक्वल था? किसके इक्वल था? एल के इक्वल। यस सर, टोटल नोट्स n-1, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है तुमको ना यहाँ पे। यस सर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर, तो इन दोनों को जोड़ दोगे। अगर दोनों सेपरेटली पूछता तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। टोटल में तो डायरेक्टली n माइनस वन हो जाएगा, तो 5 माइनस वन तो 4 हो जाएगा डायरेक्टली। सर 5 दिया हुआ आंसर में, ऑप्शन सी। क्या चीज? आंसर में ऑप्शन सी लिखा हुआ है। आंसर में ऑप्शन सी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स ऑफ 5f ऑर्बिटल? चलो देख लेंगे इसको। आंसर अच्छे से चेक किए हो ना? यस सर, सी लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेंगे। और बताओ। सर 41। हेलो। 41। 41। 41 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे अभी। ये क्वेश्चन बचा हुआ है इस टाइप के। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 2-3 क्वेश्चन कराना है तुम लोगों को, वो कराएंगे, क्लास में ही कराएंगे। ठीक है, उसका ग्राफ भी 1-2 बचा हुआ था, वो बताएंगे। और क्वेश्चन भी 1-2 कराएंगे उससे रिलेटेड। सर 55। स्क्रीन ऑफ हो गया। स्क्रीन ऑफ हो गया, 1 मिनट रुकना।
नेटवर्क का इशू दिख रहा है अभी? यस सर। कौन सा नंबर बोले? 55। 55। A filled or half-filled set of p or d orbital is spherically symmetric. Point out the species which has a spherical symmetry. तो इसमें क्या बोला गया कि filled और half-filled set of p और d orbital, तो या तो p और d orbital होना चाहिए, तो p और d orbital सिमेट्री बताया है ना कि जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, है ना? ये बताया भी थे तुम लोगों को कि जनरली जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वही फाइंड आउट करना है कि इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पी हाफ फील्ड आ रहा होगा या फुल्ली फील्ड आ रहा होगा, तो वही काउंट करना है तुमको, किसके पास स्पेरिकल सिमेट्री होगा। तो देख लो, एफई में तो D6 आता है, D6 होता है ना एफई में, यस सर। तो वो तो हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड है नहीं कुछ, तो वो तो नेग्लेक्ट हो गया। सोडियम में देखोगे, सोडियम में क्या आता है? 2p6 हो गया और 3s1 होता है, तो 2p6 यहाँ पे p जो है फुल्ली फील्ड है। कार्बन में देखोगे तो ये 2p4 हो जाता है ना, 2s2 2p4। तो यहाँ p तो हाफ फील्ड, ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल्ली फील्ड है। Cl माइनस में अगर करोगे तो Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। 3s2 2p6। Cl माइनस का Ne 3s2 2p6। 3s2 3p6 हो जाएगा ना? यस सर, 3s2 3p6। तो ये भी है, तो सोडियम तो होगा ही। ऑप्शंस क्या क्या दिया है इसमें देखो, एक से ज्यादा आ रहा है क्या? आंसर मैच करते हैं सर। सी दिया हुआ है, Cl माइनस। फील्ड और ठीक है, तो ये सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मतलब हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर अंदर वाला लोगे तो इसमें तो सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2s2 2p6 तो हो ही रहा है ना? लेकिन आउटर मोस्ट सेल जो बाहर वाला सेल है, क्योंकि बाहर वाले में सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3s1 हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ s का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? p और d के लिए पूछा गया है। तो वैसा कॉन्फ़िगरेशन तुमको बताना है जिस एटम के लिए p और d जो है आइदर हाफ फील्ड हो या फिर फुल्ली फील्ड हो, और आउटर मोस्ट के लिए पूछा गया है। यस सर। और एक्सरसाइज 4 में है सर, सेक्शन बी, उसका 19 है। एक्सरसाइज 4 में सेक्शन बी का 19 है सर। इसका चारों ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। पेज नंबर कौन सा है? सर मेरे सेक्शन बुक सेक्शन 4, बी का सेक्शन 4 में जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है ना, उसका सेक्शन बी हाँ का 19 नंबर। नाइनटीन्थ नंबर। यस सर। यस सर, हमको पूछना चाहिए। Which of the following statement is or are correct? Stark effect is the splitting lines when the source is placed in a electric field. तो स्टार्क इफेक्ट और जेमन इफेक्ट बताए थे ना उस दिन, यस बोर्स सर, मॉडल एक का। ये तो करेक्ट है। हाँ। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा बोला गया बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम देयर इज कॉन्टिनम। ये कॉन्टिनम क्या टर्म, चलो देखते हैं इसको। तीसरा है इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
line spectrum decreases with increase in the value of n. n. इंटेंसिटी पूछा गया है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n. n का वैल्यू अगर बढ़ता है, n बढ़ने से एनर्जी क्या होता है, कम होता है या इंक्रीज होता है, बताओ. एनर्जी अगर इंक्रीज होता है. हाँ, एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे हायर शेल में जाते जाओगे एनर्जी तो बढ़ते जाता है ना. यस सर. यस सर. तो एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया होता है. इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है वो पावर पर यूनिट एरिया है. और पावर क्या होता है, पावर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होगा. पावर का फॉर्मूला पढ़े ही होगे तुम लोग. वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोला जाता है. तो ऑब्वियसली एनर्जी जितना ज्यादा होगा पावर क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा. होगा. और पावर अगर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा. तो मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा. हाँ, तो इंटेंसिटी ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा. बढ़ेगा. यहाँ डिक्रीजेस दिया हुआ है, गलत है. नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम. तो शील्डिंग इफेक्ट तो हाइड्रोजन में नहीं हो पाएगा, ये पढ़ेंगे. शील्डिंग इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में बता देगा. शील्डिंग इफेक्ट होता है कि अंदर वाला शेल जो है, अंदर अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन में तो एक ही शेल है, उसका अंदर तो कुछ होगा नहीं ना. नो सर. हाइड्रोजन में तो एक ही No, sir. सबसे पहले वाले सेल में ही इलेक्ट्रॉन है. तो अगर वो दूसरे वाले में होता तब तो उसका हम लोग पहले वाले का कंसिडर करते उस पर शील्डिंग. तो हाइड्रोजन में शील्डिंग इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी गलत है. ठीक है, देखो Yes. क्या आंसर दिया. A, B और C. करेक्ट है. A, B, C करेक्ट है. A, B, C. Intensity of spectral line in line spectrum decreases with increasing. ये डिक्रीजेस कैसे, रुको एक मिनट. ये तो बी वाला, हाँ बी वाला कौन सा था, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम देयर इज क्वांटिनम. हाँ, क्योंकि यहाँ देखो एक्चुअली हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हम लोग, एनर्जी गैप क्या होते जाता है, वो बहुत ही कम होते जाता है ना. एनर्जी गैप वो रिड्यूस होते जाएगा. एक सर्टेन लिमिट के बाद देखोगे कि वो एनर्जी गैप क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस टाइप का गैप बनने लगता है. मतलब क्वांटिनम का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस तुमको मिलेगा, क्योंकि बहुत ही रिड्यूस होते जाता है ना. सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में. वो बताए थे ना ड्रॉ करके तुम लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम में. Yes sir. गैप बताए थे ना एनर्जी का, वो देखे होगे, Yes कैलकुलेशन sir. भी करके देखे. वो बहुत ही कम होते जाता है. तो जैसे जैसे हायर एक सर्टेन लिमिट के बाद जैसे ही जाओगे और ऊपर, तो तुमको एक कंटिन्यूअस जैसा ही अपियर होने लगेगा. मतलब लगेगा कि एक ही जगह पे लाइन सारे ओवरलैप कर रहे हैं, है ना. एक सर्टेन लिमिट के बाद, शुरुआत में नहीं, एक सर्टेन लिमिट के बाद वो कंटिन्यूअस दिखने लगेगा. तो वो तो करेक्ट है. इन ये इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, ये चेक करना होगा. ये उसमें करेक्ट दिया हुआ है. हाँ करेक्ट दिया हुआ है सर. सर बी पॉइंट फिर से समझा दीजिए ना. पॉइंट बी क्या है, Beyond the सर certain. ऑप्शन बी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वाला. तो ये तो बताए ना कि सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, कि वो लगेगा कि एक ही जगह पे वो ओवरलैप कर रहा है. सारे स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो लगेगा कि एक ही जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं. क्योंकि हम बताए थे ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते एनर्जी का गैप क्या होते जाता है, दो शेल का जो एनर्जी का गैप होता है वो कम होते जाता है. गैप रिड्यूस होते यस. जाता है ना, बहुत ज्यादा गैप रिड्यूस. सबसे ज्यादा गैप तो 1 और 2 के बीच में हो, उसके बाद वो बहुत ही रिड्यूस होते जाएगा. तो एक सर्टन लिमिट, एक सर्टन शेल को क्रॉस करने के बाद लगेगा कि वो एक ही जगह सारे लाइंस जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, गैप बहुत ही रिड्यूस होते जाएगा. ठीक है ना. तो जब बहुत ही ज्यादा हायर शेल पे चले जाओगे तो लगेगा उसके बाद जो है वो
ओवरलैप करते जाते हैं, तो वो चीज है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन डी देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन डी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही ना? यस सर। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ग्रेटर इज द पैरामैग्नेटिज्म। सही है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म पर मोल मतलब? पैरामैग्नेटिक नेचर ये तो बताए थे ना कि यस सर। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो नेचर होता है। यस सर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो पैरामैग्नेटिक। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होते जाएगा तो उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। तो सही है वो। यस सर। सर चार्ज क्लाउड क्या होता है? चार्ज क्लाउड मतलब वो चार्ज डेंसिटी बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना चार्ज है, उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी भी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लाउड। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 3D स्पेस में अवेलेबल है ना, 3D में है। यस तो 3D में वो पार्टिकल की तरह नहीं होगा, एक वेव की तरह है। तो जैसे क्लाउड नहीं होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा स्प्रेड होंगे उस तरह से। ठीक है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। ठीक है। यस सर। और है कुछ? नहीं बस इतना ही। और बनाए चलो नहीं। और भी, और बनाए और नहीं भी है सर। और बना लो आगे। ठीक है। सर कुछ एनसीईआरटी ग्राफ दिया हुआ है कहीं कहीं पे श्रोडिंगर किसका इक्वेशन। ग्राफ? हाँ हाँ यहाँ वो ग्राफ, सेक्शन। ग्राफ्स बता देंगे वो नेक्स्ट एक क्लास। श्रोडिंगर इक्वेशन का एक दो क्वेश्चंस भी करा देंगे और उसके ग्राफ भी बता देंगे। ठीक है, 2-3 ग्राफ बताना है, यस सर। ज्यादा नहीं बताना है। ठीक है, 3-4 ग्राफ्स हैं वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में और भी बना के रखो तुम लोग। ठीक है, यस यस सर। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा ये श्रोडिंगर वाला, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट ही कर देना है चैप्टर को। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन का एक दो क्वेश्चन कराना है और 2-3 ग्राफ बताना है उसका बस। यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो तुम लोग, एनसीईआरटी भी बनाओ। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, यस सर। तो एनसीईआरटी भी साथ साथ मतलब सेम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करना, जो क्वेश्चन लगेगा कि डिफरेंट है थोड़ा तो वो करो। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंप्लीट। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो चलो, थैंक यू।